और इसको लेकर चेहरों पर चर्चा हो रही है। तो कौन से वो प्रमुख चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में अंतरिम सरकार में आगे हैं, वो जानकारी जरा आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे। देखें, सबसे पहले मोहम्मद यूनुस का नाम आ रहा है, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। अच्छी उनकी पहचान है, बांग्लादेश में कहीं ना कहीं प्रचलित हैं, वो वैसी शख्सियत हैं। तारिक रहमान खालिद जिया के बेटे हैं। तारिक रहमान और खालिद जिया को अभी हाल ही में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है सेना प्रमुख के कहने पर, तो इनका नाम भी चल रहा है। सारा हुसैन सीनियर वकील हैं, इनका नाम चल रहा है। इसके अलावा जहांगीर आलम चौधरी सेना के पूर्व ऑफिसर हैं, इन्हें भी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अभी हालात बहुत तनावपूर्ण है। इसके अलावा सलाउद्दीन अहमद सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की बहुत अच्छी नहीं है, तो इस लिहाज से इनका नाम भी इस वक्त चल रहा है। ये वो 5 नाम हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठेगा, इसकी चर्चा बांग्लादेश में चल रही है, लेकिन अभी हालात स्थिर नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो प्रदर्शन चल रहे हैं, आज भी जेलों से कैदियों को, आतंकियों को रिहा करवा दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो अभी बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, ये कहें कि जो लोग हैं, उनकी आक्रामकता कम नहीं हुई है, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये वो 5 चेहरे हमने आपके सामने रखे हैं जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता रही है आपको शिखा। तो अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में कौन कौन था, ये आपको बता रहे थे। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वीआईपी मर्सिडीज गाड़ियां जो हिंटन एयरबेस पर पहुंची हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 वीआईपी मर्सिडीज गाड़ियां हैं जिन्होंने हिंटन एयरपोर्ट के अंदर गई हैं। दोनों वीआईपी गाड़ियां हैं और इन कारों पर अशोक का लॉट लगा हुआ है, अशोक लॉट का चिन्ह लगा हुआ है। ये देखिए, वो 2 गाड़ियां आपको दिखा रहे हैं, 2 मर्सिडीज कार जो हिंडन एयरपोर्ट के अंदर गई हैं और दोनों वीआईपी गाड़ियां हैं। सर्वदलीय इधर बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो है यहाँ पर है और किस तरीके से उनकी आगे की मूवमेंट हो रहने वाली है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। कर्नल शैलेंद्र विकी दत्ता सर, विकी दत्ता सर आपके पास आना चाहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं और लगातार ये हर कोई जानना चाहता है कि शेख हसीना जो है वो उनका आगे का मूवमेंट क्या होने वाला है। इन तस्वीरों को आपने भी देखा, क्या कहेंगे रिएक्शन? देखिए, ऐसा कि आपने जो पहले चर्चा करी थी कि जो C-130 हरकुलिस है बांग्लादेश आर्मी का, वो वहाँ से टेक ऑफ हो गया है, क्योंकि वो बांग्लादेश आर्मी का था। उन्होंने शेख हसीना को सेफ एग्जिट दिया और यहाँ पे वो दिल्ली हिंडन एयरपोर्ट में लैंड होगी। अभी शेख हसीना फ़िलहाल भारत में हैं, जब तक वो उनका पूरा फैसला नहीं हो जाता कि आगे कहाँ पे जाके वो पॉलिटिकल असाइलम उनको मिलेगा और कब मिलेगा। तो अभी ये मान लीजिए कि शेख हसीना भारत की गेस्ट हैं, वो एक प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की बहुत लंबे अरसे तक, भारत के मित्र रहे हैं, और इसलिए भारत की जिम्मेवारी बनती है कि उनको इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर और एक दोस्त के नाते। तो उस लहजे में अभी जो भी कार्रवाई वहाँ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर आपको याद होगा कि पहले कल भी NSA साहब मिलने गए थे हिंडन में, और अभी भी कोई ना कोई सीनियर अफसर मिलेगा और उसके बाद उनको ले जाके उनका रहने का प्रबंध जहाँ भी किया जाएगा, हो सकता है उसको डिस्क्लोज़ ना किया जाए सिक्योरिटी के कारण से। तो ये मान के चलें कि शेख हसीना फ़िलहाल भारत की गेस्ट हैं, और उनको कहाँ भी जाना होगा भारत उसका प्रबंध कराएगा, और उसके अंदर अब बांग्लादेश गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ रिज़ाइन करके आ चुकी हैं वो जी। और जहाँ तक अभी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते का सवाल है, जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट थे शेख हसीना की क्लोजनेस भारत के साथ होने के कारण, वो था शेख हसीना को टारगेट किया जा रहा था गवर्नमेंट लेवल में। अभी हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये पक्का कट्टरवादी जो वहाँ के हैं जमाते इस्लामी के जो काडर्स हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं हिंदुओं का टारगेट। जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनका कोई भी जिम्मेवारी नहीं थी इस पूरे कार्यक्रम में जो बांग्लादेश के अंदर घटना घटी है। वो एक कॉमन सिटीजन थे, नागरिक थे। हालांकि शेख हसीना ये यकीन करती थी कि कोई भी हिंदू का नुकसान ना हो बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बना शेख हसीना के कारण, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि शेख हसीना जो है मोदी साहब की स्टूज है। हालांकि मित्र थे हमारे, अच्छे रिलेशन थे, और जो भी उनके फादर जो थे मुजीब, उनके बाद जो हुआ ये गवर्नमेंट में आई, लगातार एक लंबी जंग रही पॉलिटिकल फाइट करने के बाद जो प्रधानमंत्री बनी और देश की तरक्की कराई उन्होंने। ये पाकिस्तान को पीछे छोड़ गए इकॉनमी में।
पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूम रहा दुनिया में, और आज के दिन में बांग्लादेश अपने इस रीजन के अंदर एक अच्छी पावर, इकोनॉमिक पावर बन रहा था। हालांकि थोड़े 2-3 साल से इनकी इकॉनमी में थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन उसको संभालने के लिए शेख हसीना चाइना भी गई थी। $5 बिलियन का इंश्योरेंस दिया था चाइना ने, लेकिन वो 1 बिलियन दिया। इसके कारण, और प्रोटोकॉल भी ठीक फॉलो नहीं किया, इसलिए शेख हसीना चाइना से वापस आ गई थी। तो उसके बाद आके इंडिया के साथ जो बातचीत चली उनकी, तो ये पूरी कार्रवाई में जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। CIA का हाथ होना हो ये स्पेकुलेशन है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ISA इन्वॉल्व है, जमाते इस्लामी इन्वॉल्व है। उन्होंने ट्रिगर किया स्टूडेंट एजिटेशन, उस ट्रिगर के ऊपर खुद बैठ गए घोड़े के ऊपर, और अब ये पूरा ये जो दंगा फसाद चल रहा है, जेल में से कैदियों को छुड़ाया जा रहा है, भले जैसे क्रिएट किया जा रहा है। एजिटेशन को जैसे शुरुआत किया गया था, जैसे छात्रों का एजिटेशन बताया गया था, उसे कैसे कैप्चर कर लिया गया, और उसके बाद हालात ये हो गए कि खुद प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कैसे इसकी शुरुआत हुई थी वो थोड़ा हम आपको यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। छात्रों ने आकर कैसे हसीना का पूरा तख्ता पलट यहां पर कर दिया। नाहिद इस्लाम जो कि छात्रा हसीना सरकार के खिलाफ लगातार इनकी तरफ से आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसमें सबसे बड़े चेहरों में से एक थी। वहीं अबू बकर मजूमदार, ये भी एक छात्र जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इनकी तरफ से शुरू किया गया था, सवाल उठाए गए थे, और सबसे बड़े जो सवाल थे वो आरक्षण को लेकर थे। तीसरे छात्र जो है वह है आसिफ महमूद, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का यह हिस्सा यहां पर रहे, और इसकी तरफ से ही इस मूवमेंट को लगातार बड़ा करने की यहां पर कोशिश की गई। वहीं जहां पर नाहिद इस्लाम जो छात्र हैं वो पुलिस हिरासत में है और नाहिद पर अत्याचार हुआ, इस तरीके का एक इमोशन जो है वो क्रिएट किया गया। अबू बकर की बात करें तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अत्याचार किया, ये आरोप जो है वो लगने लगे शेख हसीना सरकार पर। और वहीं आसिफ महमूद जो छात्र हैं उन पर इंजेक्शन देकर कई दिनों तक उन्हें बेहोश रखा गया। यह सेंटिमेंट लगातार विद्रोही वहां पर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनके खिलाफ बन जाता है, जिसकी वजह से शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोगों का जो छात्रों का गुस्सा है, विद्रोहियों का जो गुस्सा है वो फूटने लगता है। वहीं छात्रों से संसद कूच करने का आह्वान नाहिद इस्लाम इस बीच कर देती है। वहीं इसके बाद अबू बकर मजूमदार जो है वो जबरन आंदोलन खत्म करने का बयान उनसे दिलवाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है। उधर आसिफ महमूद पर जो है संभावित सैन्य शासन के विरोध करने का ऐलान यहां पर करने की बात कही जाती है। यानी ये वो पॉइंट्स थे जो ट्रिगर पॉइंट इस पूरी घटना के बनते हैं और शेख हसीना की सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आते हैं। इसी की वजह से ये पूरा एजिटेशन इतना बड़ा हो जाता है कि शेख हसीना सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है और स्थितियां यहां तक बिगड़ जाती हैं कि विद्रोही ढाका की ओर कूच करते हुए पीएम के निवास तक आगे बढ़ते हैं और वहां पर जाकर कैसे अंदर घुस जाते हैं। उससे पहले मात्र 45 मिनट का वक्त शेख हसीना को मिलता है। जैसे ही उन्हें बांग्लादेश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जाता है, वो भारत की ओर वहां से कूच करती हैं और फिलहाल